नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय है रासायनिक खाद और रासायनिक दवाओं का प्रयोग। हम लोग सब्जी के रूप में, दाल के रूप में, चावल, गेहूँ, ये सब जो कुछ भी हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं इनके उत्पादन में रासायनिक खाद और रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए फूल गोभी है या टमाटर है, कीड़े लगने अगर प्रारंभ हो गए तो उसमें किसान क्या करता है, दवाओं का प्रयोग करता है। अब वो दवा जिसके कारण सब्जी पर कीड़े नहीं लग रहे हैं, यानी जाहिर सी बात है उस दवा में कुछ ना कुछ पॉइजन की मात्रा है। अब अगर वो फूल गोभी पे पड़ रही है या टमाटर पे पड़ रही है, चलो ठीक है, कीड़े नहीं लगेंगे, लेकिन उसमें उस पॉइजन की कुछ ना कुछ मात्रा ज़रूर समाहित हो जाएगी, ज़रूर रहेगी। टमाटर हुआ या गोभी या भिंडी हुआ, एनीथिंग, कोई भी सब्जी हम लोग ले लेते हैं और उसी का उपयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं, अपने भोजन में कर रहे हैं। तो अगर अपने भोजन में कर रहे हैं तो जो दवा किसान छिड़काव किया है उसकी कुछ ना कुछ मात्रा हमारे अंदर आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। हम लोग गेहूँ या धान में दवा का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, पुआल जिसका उपयोग हम लोग जानवरों को खिलाने पिलाने में करते हैं, भूसा। अब हम लोग दवा अगर खेत में छिड़कते हैं तो जाहिर सी बात है अवशोषित उसके डंठल में कुछ होता होगा, और वो पुआल और भूसा हम लोग जानवरों को खिलाते हैं तो जानवरों के माध्यम से, उनके दूध के माध्यम से वो हम लोग के अंदर आता है। यही दवा जल में घुल करके ज़मीन के अंदर जा रहा है, यही दवा जल में घुल करके नदी, तालाब या पोखरे में इकट्ठा हो रहा है। नदी, तालाब, पोखरे में इकट्ठा हो रहा है, उसमें मछली होती हैं, मछली भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं, उनके अंदर भी वो पॉइजन जा रहा है। भले ही बहुत कम मात्रा में जा रहा हो, मछली को उस समय कोई हानि ना हो रही हो, अब उस मछली का उपयोग हम लोग खाने में कर रहे हैं तो मछली के माध्यम से भी वो पॉइजन हमारे अंदर आ रहा है। और उसी तालाब, पोखरे का पानी जानवर पीते हैं, जानवर का ही गाय भैंस हम लोग के घर में रहती हैं, वो जाते हैं, टहलते घूमते पानी पीते हैं, गाय भैंस का ही दूध हम लोग पीते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर वो उस जल को ग्रहण कर रहे हैं तो उनके अंदर भी वो मात्रा जा रही है, उस जानवर के दूध के माध्यम से भी हमारे अंदर आ रही है। हम लोग देखें तो ऐसे बहुत सारे चक्र मिल जाएंगे हम लोगों को कि सर्किल के अनुसार वो पॉइजन कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर भी आ रहा है। अब ये पॉइजन जो है सिलो पॉइजन के रूप में आ रहा है हमारे शरीर के अंदर, जो कि हमको तत्काल तो पता नहीं चलता है, लेकिन एक निश्चित उम्र के बाद, अधिकतर हम लोग कह सकते हैं 40 की उम्र के बाद ये पॉइजन अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर कर जाती हैं। मित्रों, पहले हम लोग सुनते थे गाँव में जो लोग रहते थे 80 साल 100 साल जीवित रहते थे, उनके पास कोई बीमारी नहीं होती थी, जिसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण होता था कि वो ऑर्गेनिक खेती करते थे। उनकी जो खेती होती थी उसमें रासायनिक खाद और रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं होता था, वो शुद्ध रूप से देसी तरीके से खेती करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वो स्वस्थ रहते थे। आज स्थिति इसके विपरीत हो चुकी है। वैज्ञानिक युग में हरित क्रांति के फलस्वरूप इतने सारे आविष्कार हो चुके हैं दवाओं के, खादों के, जिनका उपयोग हम लोग तो कर रहे हैं, अनाज का उत्पादन तो बहुत अधिक हो रहा है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो मित्रों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोगों को सुझाव भी देता हूँ कि अगर हमको स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दें। अगर हमारे पास ज़्यादा खेत है तो हम तो ऑर्गेनिक खेती अभी तो असंभव है, लेकिन फिलहाल जितना हमको खाने पीने के लिए जितना उत्पादन जितने खेत में होता है उसमें तो हम लोग कम से कम ऑर्गेनिक खेती कर ही सकते हैं। अपने सब्जी का उत्पादन घर पे करिए, धान गेहूं का उत्पादन ऑर्गेनिक तरीके से करिए, कोशिश किया जा सकता है। धीरे धीरे हम लोग सफल भी होंगे इसमें, लेकिन पहले हमको कोशिश करना पड़ेगा। अगर आप ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हो तो समझो आप अपने घर से बीमारियों को भगा रहे हो। इस वीडियो में बस इतना सही, बाकी अगले वीडियो में किसी अलग मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।